हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MS मैथ्स चैनल। फिजिक्स के सेकंड टॉपिक समतल में गति में आपका स्वागत है। समतल में गति आपका मैं टॉपिक आज पढ़ाऊँगा। फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा और इनकी डेफिनेशंस भी बताऊँगा। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनमें दिशा, परिमाण, जिसको मापांक भी कहते हैं, और मात्रक, ये तीन चीज़ की आवश्यकता होती है भौतिक राशि को मापने के लिए। भौतिक राशि को मापने के लिए क्या होती है? तीन चीज़ की आवश्यकता होती है, दिशा, परिमाण और मात्रक। वे क्या कहलाती है? सदिश राशियाँ कहलाती है। अदिश राशियों में क्या होता है? दिशा नहीं होती है, ओनली परिमाण एवं मात्रक होते हैं। दिशा नहीं होती है, ओनली परिमाण एवं मात्रक होते हैं। वे क्या कहलाती है? अदिश राशियाँ कहलाती है। लेकिन दिशा जिसमें अनिवार्यतः रूप से होती है वे हमेशा सदिश राशियाँ कहलाती है। इनके एग्जाम्पल की अगर बात करें, इनका एग्जाम्पल हो जाएगा अदिश की। एग्जाम्पल की बात करें तो अदिश राशि में हम बात करते हैं द्रव्यमान। जैसे द्रव्यमान हो जाएगा जिसको स्मॉल m से लिखते हैं। फिर हम बात करते हैं लंबाई, फिर बात करते हैं विस्थापन, या विस्थापन नहीं, दूरी, S से लिखते हैं जिसको, दूरी। फिर हो जाएगा प्रतिरोध, धारा, और हम बात करते हैं संवेग, कार्य, शक्ति, संवेग नहीं सॉरी ये शक्ति है, कार्य आदि जो राशियाँ होती है ना, वो क्या हो जाती है? अदिश राशियाँ होती है। इनमें ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और मात्रक दोनों की आवश्यकता ही होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सदिश राशियाँ, जिनका अगर हम उदाहरण दें, सदिश राशि का उदाहरण अगर देखते हैं, वो होता है सदिश राशि की अगर बात करें तो उसमें आता, सबसे पहला आ जाता है जैसे बल की अगर हम बात करते हैं, या विस्थापन की बात करते हैं, या वेग की बात करते हैं। सदिश राशियों को वी वेक्टर कह दो, एक्स वेक्टर कह दो, आदि से निरूपित किया जाता है। जैसे संवेग की बात करते हैं, धारा घनत्व जे हो जाता है, टॉ बल आघूर्ण हो जाता है, आदि जितने भी राशियाँ होती है वे सारी सदिश राशियाँ कहलाती है। ठीक है, सदिश और अदिश की मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ सदिश राशि का निरूपण। सदिश राशि को निरूपित कैसे करते हैं? निरूपित का मतलब होता है उसको लिखते कैसे हैं। जैसे मैं बात करता हूँ हिंदी में सदिश राशि को इस तरह से लिखते हैं, बल सदिश। जैसे बात करते हैं, ये हो जाता है बल सदिश। इसको अगर प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखें तो प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या हो जाएगा? F वेक्टर लिखेंगे, F लिख के उसके ऊपर क्या लगाएंगे? छोटा सा तीर लगाएंगे। ये होता है सदिश का निरूपण। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के प्रतीक चिन्ह के ऊपर वेक्टर यानी छोटा सा तीर लगा के हम क्या कर सकते हैं? उसको निरूपित कर सकते हैं। ये होता है सदिश का निरूपण। जैसे हिंदी में क्या कहेंगे? बल सदिश, संवेग सदिश आदि, इस प्रकार इनको हिंदी में पढ़ेंगे। लेकिन प्रतीकात्मक जो होता है उसका वो ये इस तरह का होता है। अब हम बात करते हैं सदिशों के प्रकार की। सदिशों का प्रकार होता है, सदिशों का पहला प्रकार की मैं बात करता हूँ समान सदिश। पहला प्रकार होता है सदिश का समान सदिश। देखो, समान सदिश का मतलब होता है कि यदि दो सदिश हैं, P वेक्टर और Q वेक्टर, एक ही दिशा में है, एक ही परिमाण है, ये P वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा Q वेक्टर। ठीक है, इनमें क्या हो जाएगा? इनके दोनों के परिमाण भी समान है, इनकी दिशा भी समान है, वो क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं असमान सदिश की। असमान सदिश में क्या होता है? देखो, असमान सदिश की बात करते हैं तो ये है असमान सदिश। असमान सदिश में क्या हो जाएगा? असमान वेक्टर में या तो उनके परिमाण में कोई कमी होगी, या फिर उनकी दिशा में कोई कमी होगी, उनके बीच के कोणों में कोई कमी होगी, इस तरह से हो जाएंगे। ये क्या कहलाते हैं? असमान सदिश कहलाएंगे। फिर आता है हमारे पास सदिश का नेक्स्ट टाइप, वो हो जाएगा विपरीत सदिश, जिसको ऋणात्मक सदिश भी कहते हैं। ये होता है विपरीत सदिश। देखो, विपरीत सदिश का मतलब क्या होता है? विपरीत सदिश में क्या हो जाएगा कि एक सदिश उसी दिशा में, दोनों में परिमाण बराबर होंगे, लेकिन क्या हो जाएगी? उसकी दिशा हो जाएगी। ये P वेक्टर है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? -Q वेक्टर हो जाएगा। अगर इसको ग्राफ के अंदर इसमें रखते हैं तो ये इस टाइप के सदिश होते हैं। इनको विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं इसमें
इस सदिश में आगे बात करते हैं विपरीत सदिश और आगे आ जाता है शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब होता है जिसका परिमाण क्या हो, परिमाण इकाई हो, इसका क्या हो, परिमाण इकाई हो, यानी परिमाण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मैग्नीट्यूड यानी मॉड जो हो जाएगा उसका, जैसे मॉड एक्स की बात कर लेते हैं तो शून्य हो जाता है, ये होता है शून्य सदिश। इसके परिमाण की बात करते हैं तो वो शून्य हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके एकांक सदिश। एकांक सदिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सदिश होता है, इसका यूज़ भी सब जगह होता है सदिश में। एकांक सदिश का मतलब होता है जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड क्या हो, जिसका परिमाण इकाई हो यानी एक हो, परिमाण क्या हो, एक हो, जिसका परिमाण एक हो जाए। इसको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे किसी भी भौतिक राशि के ऊपर उसके कैप लगा के, इसको क्या पढ़ते हैं, कैप पढ़ते हैं। ये होता है भौतिक राशि को कैप लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसका सदिश के सूत्र की बात करें तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ये होता है इसका फॉर्मूला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ ए। अब यहाँ पे बात करते हैं मॉड ऑफ ए क्या होता है। मॉड ऑफ ए का मतलब होता है कि कोई सदिश है उसका रूट, उसका परिमाण का रूट। जैसे मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। कोई सदिश जो होता है वो हमेशा आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीन दिशाओं के अलग अलग इसके एकांक सदिश होते हैं। जैसे मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष। एक्स अक्ष के सापेक्ष जो एकांक सदिश होगा उसको हम आई कैप पढ़ेंगे, वाई अक्ष के सापेक्ष एकांक सदिश होगा उसको जे कैप पढ़ेंगे और जेड अक्ष के सापेक्ष जो एकांक सदिश होगा उसको के कैप पढ़ेंगे। ये सारी दिशाओं में दिशाओं को निरूपित करने के लिए ये सारा काम होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ, वापस आता हूँ मेरे मॉड पे, कि मान लिया कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये इस टाइप का मेरे पास कोई सदिश है, ये होता है सदिश का सही फॉर्म। इसमें क्या हो जाएगा, मुझे मॉड ऑफ ए फाइंड करना है, मॉड ऑफ ए वेक्टर जो कि ए के इक्वल होगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप का स्क्वायर। कॉफिशिएंट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, वाई ए यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी जे का जेड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। ये था एकांक सदिश। एकांक सदिश का मैंने आपको फॉर्मूला बताया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एकांक सदिश का फॉर्मूला है। अब चलते हैं आगे, समांतर चतुर्भुज योग नियम। समांतर चतुर्भुज योग नियम क्या कहता है कि सदिश जो होता है ना वो एक निश्चित सीक्वेंस में जुड़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि एक सदिश है P, वो इस तरह से चल रहा है, उसी के आगे दूसरा सदिश है Q, वो इस तरह से चल रहा है। अब इसमें ये हो जाएगा विकर्ण और इसमें ये वापस इधर हो जाएगा P और Q, ये P वेक्टर हो जाएगा और ये Q वेक्टर है, इधर भी ये हो जाएगा Q वेक्टर। समांतर चतुर्भुज की सामने सामने भुजाएं बराबर होती है, दोनों आपस में थीटा कोण पे व्यवस्थित हैं। दोनों कितने कोण पे व्यवस्थित हैं, थीटा कोण पे, यहाँ से ये इनका कोण हो जाएगा थीटा। अब ये है R। अब सदिश का जो समांतर योग नियम है ना वो यही कहता है कि सदिश के समांतर योग नियम में एक ही दिशा में, यानी इस तरफ एक ही दिशा में चल रहे दो सदिशों का जो विपरीत होगा, जो R होगा ना वो इस तरफ होगा, विपरीत जो सदिश होगा वो हमेशा क्या होगा, उसका रिजल्टेंट होगा। यानी P वेक्टर और Q वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, R वेक्टर हो जाएगा। रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं हम। अब इसके कुछ फॉर्मूलों की मैं बात कर रहा हूँ, इसके फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, जैसे देखो फॉर्मूले अगर बात करता हूँ, रिजल्टेंट का जो सूत्र हो जाएगा R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा जो है वो P और Q के मध्य का कोण है। P और Q के मध्य का क्या है, कोण है। थीटा क्या हो जाएगा, P और Q के मध्य का एंगल हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। आगे यहाँ पे बताते हैं इसका टेन बीटा, यानी यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे इस जगह पे जो एंगल है यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा, टेन बीटा। अभी ये वाला ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये वाला अगर एंगल आपको फाइंड करना होता है तो इसका सूत्र हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और इसका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये वाली पूरी चीज़ वापस क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, यानी क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा हो जाएगा। ये होता है इसके बीच का एंगल हो जाएगा। थीटा क्या हो चाहे बीटा क्या हो, एक ही बात। इसको वैसे बीटा लिखते हैं, यहाँ पे मैं बीटा लिख देता हूँ इसको वापस, ये हो जाएगा टेन बीटा। ओके, अब हम बात करते हैं आगे सदिशों के कुछ गुणनफल होते हैं, सदिशों में संक्रियाएँ कैसे होती है। जैसे मैं जोड़ संक्रिया की अगर बात करता हूँ सदिश में,
तो जोड़ संक्रिया कैसे होती है, हम बात करते हैं जोड़ संक्रिया की। तो दो कोई सदिश हैं, उनमें जैसे हम बात करते हैं 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। एक सदिश ये है, दूसरा सदिश हो जाएगा 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ये इस टाइप से दो सदिश है तो इनका सिंपल जोड़ हो जाएगा, जैसे 2 और 3 5 होते हैं तो ये 5 i कैप हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा प्लस में j कैप हो जाएगा और इनका जोड़ हो जाएगा 7 k कैप। मतलब सदिश में जोड़ और बाकी जो होता है वो सीधे सिंपल तरीके से जैसे अपन मैथमेटिकली बीज गणित में करते हैं वैसा का वैसा सदिशों का योग एवं व्यवकलन हो जाता है। हम चलते हैं अदिश गुणनफल की ओर। अब सदिशों का अदिश गुणनफल कैसा होता है? सदिशों के अदिश गुणनफल का मतलब होता है कि इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या लिखते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और इसको क्या कहते हैं? ये हो जाएगा अदिश गुणनफल कहता है। और इसको क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। हिंदी में जिसको कहते हैं बिंदु गुणा, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। अब देखो डॉट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। इसको लिखते कैसे? दो कोई सदिश है, जैसे मान लिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर कॉस थीटा हो जाएगा। मॉड ऑफ ए और बी कॉस थीटा के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं आगे, इसमें कोई दो सदिश है, उनके बीच का अगर एंगल फाइंड करना है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर हो जाएंगे, इनके बीच का अगर एंगल फाइंड करना होता है तो उसके लिए हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये इस टाइप से हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इनके बीच का अगर कोई एंगल थीटा है वो फाइंड करने के लिए, किसके लिए है? डॉट प्रोडक्ट यानी बिंदु गुणा के लिए है। अब हम बात करते हैं सदिश के सदिश गुणनफल की। सदिश गुणनफल किस टाइप से होता है? सदिश गुणनफल सारणिक रूप में होता है। जैसे हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं इसको, ये क्रॉस गुणा भी कहते हैं, ये इस टाइप से होता है। यानी ए वेक्टर क्रॉस इसमें होता है बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस का जो आंसर होता है वो मॉड ऑफ ए होता है, मॉड ऑफ बी हो जाता है और यहाँ पे हो जाता है साइन थीटा। अब इसमें साथ में आना एक छोटा सा एन कैप होता है। एन कैप का मतलब होता है लंब इकाई सदिश। क्या होता है? लंब इकाई सदिश यानी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है। ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है और वो हमेशा इसका परिमाण 1 होता है। अब इसका फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? थीटा इज इक्वल टू हम लेते हैं 90 डिग्री। जब दोनों लंबवत होगा, थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा उस समय ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो ए क्रॉस बी है ना, इनका मॉड कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी तो जो होगा हमको वो दो सदिशों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? यानी ए क्रॉस बी को सॉल्व करने का सीधा सा अगर हम तरीका बताएं तो वो ये हो जाएगा। देखो इसको सारणिक रूप से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करता है? सारणिक, जिसको हम क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट कहते हैं। डिटरमिनेंट में पहले इसको व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसे देखो कैसे करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी की हम बात कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट में लिखेंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप अपॉन क्या हो जाएगा? A1 A2 A3, फिर हो जाएगा B1 B2 B3। अब आपको सारणिक खोलनी आनी चाहिए। सारणिक कैसे खोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सारणिक एक मैथ्स का टॉपिक है, ट्वेल्थ मैथ्स का टॉपिक है, डिटरमिनेंट कहते हैं इसको। खोलते कैसे? देखो खोलने का तरीका सीधा सा होता है। आप क्या करो? आई कैप लिख दो, आगे 2 ब्रैकेट बना दो, माइनस लिखेंगे और फिर जे कैप लिखेंगे। चाहे प्लस हो, इसमें माइनस हो नहीं, इससे करेंगे अपन। फिर ब्रैकेट लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे के कैप और आगे वापस क्या लगा देंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। अब इन ब्रैकेट में क्या करना है? आई कैप के समय क्या करेंगे हम? जब आई कैप होगा उस टाइम पे क्या करेंगे? अब ये आई कैप वाला अगर हम यूज़ ले रहे हैं तो ये जो पूरा होगा इसको हम हटा देंगे और बीच में जो ये 2 बचेंगे ना, इनका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले इस तरफ करेंगे और फिर इस तरफ करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A2 B3 B2
B2A3 हो जाएगा। ये सारी चीज़ इसमें लिखनी पड़ेगी। फिर क्या करेंगे, जब बीच वाले J का लेंगे उस टाइम इसको हटा देंगे। फिर क्या हो जाएगा, B3 मल्टीप्लिकेशन A1 और B1 मल्टीप्लिकेशन B2। फिर क्या करना, बीच में माइनस करना। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2, 1 क्या हो जाएगा इस तरफ के लिए मल्टीप्लिकेशन में आएगा और 2 क्या हो जाएगा इस तरफ के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तीसरी बात में अगर हम बात करेंगे जब तीसरे के लिए, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, इस वाले और इस वाले को हटा देना है। बीच में इन दोनों को जो बचेगा, पहले इसका मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, इस वाले फॉर्मूले में रख देना है। वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट खोलना। मैंने अभी शॉर्ट में बताया डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका, लेकिन होता बहुत सिंपल है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा रहेगा प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति का मतलब होता है कि जब किसी कण को, मैं ग्राफ में आपको समझा देता हूँ, जब किसी कण को क्या होता है कि प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज के साथ यानी धरती के साथ कुछ थीटा कोण पर क्या होता है उसको फेंका जाता है। जब थीटा कोण पर फेंका जाएगा तो वो कण जो होगा, वो पत्थर जो भी हम फेंकेंगे वो कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा। ये हो जाएगा उसका आकाशीय तल y और ये हो जाएगा उसका क्षैतिज तल x, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ अलग अलग स्थितियाँ होगी, उसमें उड्डयन काल भी ज्ञात करेंगे, अधिकतम ऊंचाई में लगा समय भी ज्ञात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सारे मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूले बताऊंगा। यहाँ हम बात करते हैं ux की। ux यानी इसका जो घटक होगा वो क्या हो जाएगा, देखो कोण के साथ में हमेशा कॉस होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा और आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा ux, यानी इसमें जो घटक होगा वो क्या हो जाएगा ux मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ये इस तरह से हो जाएगा। इसका जो घटक हो जाएगा वो क्या होगा, ux cos थीटा हो जाएगा। देखो अब बात करते हैं इस इधर क्या घटक होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा uy sin थीटा। क्या हो जाएगा uy sin थीटा। ये क्या होता है, दो घटक होता है। अब प्रक्षेप गति का सीधा सा मतलब समझो कि क्षैतिज या धरती से जब किसी कण को ऊपर फेंका जाता है तो वो कण इस प्रकार की गति करते हुए क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे हम इसमें देखते हैं, कुछ फॉर्मूले बताता हूँ मैं आपको, अलग अलग टाइप के, इसके अलग अलग टाइप में फॉर्मूले हैं। देखो फर्स्ट फॉर्मूले अगर हम बात करें कि इसके पथ का समीकरण, देखो इसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलय आकार का होता है। तो जब परवलय आकार का पथ होता है तो उस समय इसका समीकरण हो जाएगा y = x tan थीटा माइनस 1/2 g x² अपॉन u² cos स्क्वायर थीटा। ये होता है इसके पथ का समीकरण। ये एक परवलय की समीकरण है। किसकी समीकरण है, परवलय की समीकरण होती है। परवलय की समीकरण y² 4ax, अगर इसमें देखें तो वो भी इस टाइप से हमको प्राप्त होगी। ये होती है एक परवलय की समीकरण। अब हम बात करते हैं आगे की ओर कि अधिकतम ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम पथ कण को फेंकेंगे तो ये वाली जो ऊंचाई होगी यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, यानी TH हाइट तक पहुँचने में, हाईएस्ट तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा TH = u sin थीटा। देखो u क्या है, इसका प्रारंभिक वेग है, sin थीटा अपॉन g। अब g जो है ना वो है गुरुत्वीय त्वरण। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान कितना होता है, 9.8 होता है, लेकिन 9 पॉइंट क्या होता है, 8 होता है, लेकिन हम क्या कहते हैं इसको 10 जो होता है अप्रोक्सीमेटली हमें क्या लेते हैं यहाँ पे, इसका यूज़ किस में करते हैं, 10 के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे क्या हो जाएगा इसमें। आगे एक और स्थिति के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं कि अधिकतम ऊंचाई में, और जो हो जाएगा, अब बात करते हैं अधिकतम ऊंचाई के लिए लगा समय हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि पूर्ण जो पथ है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, जिसको हम उड्डयन भी काल भी कहते हैं। भाई कितने समय तक वो उड़ता रहा, उड्डयन काल T है, इसको किससे लिखते हैं, D से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा D = अब यहाँ तक आने में समय लगा, उसका दोगुना यहाँ तक आने में समय लगेगा। तो वो क्या हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। 2u sin थीटा अपॉन g हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा। नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा कि अधिकतम हाइट कितनी रहेगी उसमें। परवलय यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी, अधिकतम हाइट, वो कितनी होगी, वो हमको फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, h = u² sin² थीटा अपॉन 2g। ये हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि क्षैतिज परास। अब क्षैतिज परास का मतलब क्या होगा कि जब वो यहाँ से यहाँ तक उड़ा था उस समय यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हम क्या कहते हैं क्षैतिज परास x कह देते हैं, तो उसमें
ये फाइंड करने के लिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो उसके लिए सूत्र होता है r कह दो या x कह दो, इसमें r या x इज इक्वल टू r, या हम कह सकते हैं और x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा r या x इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ये हो जाएगा g। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला कि भाई जो 37 परास है उस पर कितना फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए कितना हो जाएगा उसका मान, वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे की ओर। आगे मैं इसमें कुछ आपको रिलेशन बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं टी जो होता है ना उड्डयन काल, वो हमेशा होता है टी एच का दोगुना होता है। जैसे अभी मैंने बताया था ना 2u साइन थीटा अपॉन जी, और वहाँ लगता है u साइन थीटा अपॉन जी। सेकेंड हम बात करते हैं कि एच आर संबंध कहते हैं, जिसको एच आर का मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो एंगल होता है ना वो हो जाएगा tan इनवर्स इज इक्वल tan इनवर्स 4h अपॉन क्या हो जाएगा r हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, हम बात करें अगर ढंग से तो ये हो जाएगा, इसका एंगल हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन आर। एच क्या है, अधिकतम ऊंचाई है, आर क्या है, 37 परास है। फिर हम बात करते हैं एक और संबंध की। एक और संबंध इसमें होता है 8h। एच क्या हो जाएगा यहाँ पे, अधिकतम ऊंचाई, 8h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। एच एच 8h किसके इक्वल हो जाएगा, 90 किसके इक्वल हो जाएगा, 9t के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा 9t स्क्वायर के, यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आर मैक्स, यानी बहुत अधिकतम। देखो क्या होता है कि प्रक्षेप्य को क्या करता है, मैं इस तरह से उछालता है तो कुछ ऐसे प्रक्षेप्य बनते हैं, कुछ प्रक्षेप्य ऐसे बनते हैं, और कुछ प्रक्षेप्य जो होता है वो इस टाइप से बनते हैं। अब देखो 3 प्रक्षेप्य मैंने आपको यहाँ पे बना के बताए। अब तीनों में है ना ये वाली दूरी सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्या होगा ये वाली दूरी सबसे कम होगी। जो बीच में आपको दिख रहा है सेकंड नंबर जो परवलय बन रहा है उसमें क्या होगी, दूरी कम होगी, और थर्ड वाले परवलय में क्या हो रहा है, बहुत कम दूरी होगी। जब ये ना अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए आपको कैसे फेंकना पड़ेगा कि उसमें अधिकतम दूरी मिलेगी, जब आप क्या करोगे 90 डिग्री का हाफ क्या हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल पर अगर आप उस प्रक्षेप्य को फेंकोगे उस समय क्या हो जाएगा, आपका जो अधिकतम मिलेगा आपको परास, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिलेगी, अधिकतम जो उसकी 37 परास होगी, यानी आर मैक्स मिलेगा। आर मैक्स वो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर हमको क्या मिलेगा, आर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ तक मैंने आपको प्रक्षेप्य पूरा समझाया है। प्रक्षेप्य की एक एक चीज़ बताई है, प्रक्षेप्य के लिए फॉर्मूले बताए हैं, प्रक्षेप्य के लिए अलग अलग स्थितियाँ पे अलग अलग टाइम, उसकी हाइट और वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी है। अब मैं बात करूँगा क्षैतिज वृत्तीय गति की। पहले पढ़ लेते हैं वृत्तीय गति, फिर पढ़ेंगे क्षैतिज वृत्तीय गति। देखो वृत्तीय गति में क्या होता है कि एक पथ जो एक व्यक्ति या एक कण जो होता है ना वो एक निश्चित वर्तुल गति में क्या करता है, चक्कर लगाता है, इस तरह की वो गति करता है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ से वो एक पॉइंट से क्या हो जाता है, आगे से आगे वो चलता रहता है। इस एक पॉइंट पर यानी आर त्रिज्या कह दो, जो भी त्रिज्या हमें उस पर चलता रहता है। सबसे पहले मैं इसके प्राचल की बात कर लेता हूँ। इसके प्राचल क्या होते हैं, प्राचल में सबसे पहला आता है कोण। हम कोण के बारे में पढ़ते हैं। कोण क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक ये बीच की होती है दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी क्या होता है, कोण होता है। कोण हो जाएगा चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। एस क्या है, यहाँ पे चाप है जिसको कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। चाप अपॉन क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। इसका वैसे मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन, लेकिन यूँ मात्रक इसका कुछ नहीं होता, ये मात्रकहीन होता है, लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक एक फिक्स कर रखा है जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं, ठीक है। आर डी से लिखते हैं इसको, रेडियन हो जाएगा। अब बात करते हैं कोणीय विस्थापन की। कोणीय विस्थापन होता है डेल्टा, और हाँ इसको थीटा से लिखते हैं, मेन चीज़ ये थीटा से क्या हो जाएगा, इसको डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कोणीय विस्थापन की, जिसको डेल्टा थीटा कहते हैं। क्या हो जाएगा, ये कोणीय विस्थापन, ये हो जाएगा कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, यानी पहले वाले एंगल और दूसरे वाले एंगल का क्या हो जाएगा, अंतर जो होगा ना वो कोणीय विस्थापन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोणीय वेग जो होगा, देखो कोणीय वेग कौन सा है, कोणीय वेग। देखो एक तो रेखीय वेग होता है, एक होता है कोणीय वेग। पिछले वीडियो में मैंने आपको रेखीय वेग बताया था और इस वीडियो में आपको कोणीय वेग बता रहा हूँ। कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा। इसे किससे लिखते हैं, ओमेगा। ओमेगा जो होता है ना वो होता है 2 पाई बाई टी,
2 पाई बाई ये हो जाएगा अपॉन टी, 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ये होता है ओमेगा के इक्वल। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं 1 अपॉन टी जो हो जाएगा वो वापस म्यू के इक्वल हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी होता है। ओमेगा आवर्ती के रूप में भी लिया जाता है। लेकिन कोणीय वेग का जो फॉर्मूला होगा वो आप ध्यान से देखना। कोणीय वेग का फॉर्मूला होगा कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन, जिसको क्या कहते हैं थीटा कहते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ये होता है कोणीय वेग का सूत्र। क्या हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब बात करते हैं कोणीय त्वरण की। कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण जिसको हम क्या कहते हैं अल्फा कहते हैं, ये क्या होता है त्वरण। कौन सा त्वरण है, कोणीय त्वरण है। अल्फा क्या हो जाएगा कोणीय वेग में परिवर्तन, यानी डेल्टा ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ये होता है कोणीय वेग में परिवर्तन, इसको कहते हैं कोणीय त्वरण कहते हैं। अब चलते हैं आगे, इसमें कुछ आपको संबंध बताता हूँ, कुछ रिलेशंस बताता हूँ। देखो संबंध क्या हो जाएंगे, हम आपको कुछ रिलेशंस बताते हैं। यहाँ पे कुछ संबंधों की बात करते हैं। संबंध क्या हो जाएंगे यहाँ पे, संबंध की अगर बात करें तो वो हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अभी मैं आपको कुछ संबंधों की बात कराऊंगा। देखो रिलेशंस की अगर हम बात करें, रिलेशंस इसमें तो वो हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा आर। v क्या हो जाएगा ओमेगा आर के इक्वल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे a जो होगा वो अल्फा इंटू आर के इक्वल हो जाएगा, यानी v जो होगा वो ओमेगा आर होगा और a जो होगा वो अल्फा इंटू आर के इक्वल हो जाएगा। अब अगला जो टॉपिक है हमारा अभिकेंद्रीय बल। एक समान वर्तुल गति के लिए क्या हम बात करेंगे, अभिकेंद्रीय बल, जिसको क्या कहते हैं FC कहते हैं। क्या होता है कि कोई कण क्या होता है क्षैतिज वर्तुल गति में, यानी ये 2D गति होती है। क्षैतिज वर्तुल गति में क्या करता है, कोई कण यहाँ से रवाना होता है तो उसका v घटक एक यहाँ होता है, दूसरा एक घटक यहाँ पर होता है, ठीक है। ये हो जाता है उसका y अक्ष हो जाता है और ये हो जाता है उसके लिए x अक्ष। लेकिन ये थे सेकंड टाइम्स में। अब फर्स्ट टाइम्स में ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। यहाँ से यहाँ तक इसमें किसने क्या किया, थीटा कोण जब प्राप्त करता है तो अंदर की ओर यानी केंद्र की ओर सेंटर फोर्स जो होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, वो क्या लगता है FC इज इक्वल टू क्या हो जाता है v स्क्वायर अपॉन r हो जाता है। देखो v क्या है यहाँ पे रेखीय, v है किसके, ये v के पदों में फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ v, इन टर्म्स ऑफ v। अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा यानी कोणीय वेग की अगर बात करते हैं तो हमको जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर होता है, और क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा FC इज इक्वल टू ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अभिकेंद्रीय बल जो होता है सड़क की बंकन जो करवट वाले कोणों में होता है उनमें इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अगला जो टॉपिक होगा वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा फिजिक्स में।